हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम बैक टू स्मार्ट निंजास। तो आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं इस चैप्टर का। ठीक है, पीनल ग्लैंड से पढ़ेंगे, टेस्टिस, ओवरी कवर करेंगे सब कुछ। ठीक है, बाकी का जो पोर्शन है पार्ट 3 में कर लेंगे। देखो, पीनल ग्लैंड जो है वो लोकेटेड है कहाँ पे? डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। कल हम लोगों ने हाइपोथैलेमस पढ़ रखी थी, वो भी फोर ब्रेन में ही थी, लेकिन वो बेसल पार्ट ऑफ डायंसेफेलॉन पे थी और ये डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन पे है। अगर तुम्हें डॉर्सल साइड नहीं समझ में आ रही है तो इस वाले डायग्राम से एक बार रिलेट करके पढ़ लो, क्योंकि तुम्हारे बुक में शो कर रखा है। देखो, ये वाली जो साइड होती है ना, ये तुम्हारी डॉर्सल साइड होती है और ये तुम्हारी वेंट्रल, जैसे हार्ट प्रेजेंट होता है आगे की साइड, वो वेंट्रल होता है, पीछे डॉर्सल होता है। देखो, ये पीनल ग्लैंड तुम्हारी यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, अब देखो, ये कल का ही है। देखो, जो पीनियल ग्लैंड होती है वो सिक्रीट करती है मेलेटोनिन को। अब ये बहुत अच्छा हार्मोन है, क्योंकि ये जो है हमारी जो डायurnal रिदम होती है, जो 24 आवर वाली होती है ना, उसको रेगुलेट करता है। ठीक, यानी कि ये हमारी जो नॉर्मल रिदम होती है स्लीप वेक साइकिल की, बॉडी टेम्परेचर की, उसे मेंटेन करता है। होता क्या है, जब रात हो जाती है ना, जब अंधेरा हो जाता है, तो हमारी बॉडी में मेलेनिन जो है वो, मेलेटोनिन, सॉरी मेलेनिन तो स्किन वाला था, मेलेटोनिन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में जो है प्रोड्यूस होने लग जाता है। इसकी वजह से हमें नींद आ जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि मेलेटोनिन को बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है। अगर आपको रात में मतलब पढ़ाई करनी है, तो आप अगर ये कोशिश करते हैं कि लाइट्स आपके आसपास ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आपकी जो ये वाली ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड, वो कम प्रोड्यूस करेगी। इसकी वजह से आपको नींद नहीं आएगी। हालांकि उसमें 11-12 दिन लग जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, बट आप ऐसे कर सकते हैं, तो वो बेवकूफ़ बन जाएगी बेसिकली। इन एडिशन मेलेटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म। अब देखो, ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा है कि तुम्हारा मान लो इसके बारे में दे रखा है थोड़ा, और फिर तुम्हें ये दे रखा है कि इसके एडिशन में ये क्या क्या करता है, तुम्हें वो याद रखना है। प्लस स्टेटमेंट में तब भी तुम्हें पता होना चाहिए क्या कर रहा है। मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस कर रहा है, पिगमेंटेशन को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कर रहा है, और हमारी सुनने की कैपेबिलिटी, डिफेंस कैपेबिलिटी को ये कर रहा है इन्फ्लुएंस। ठीक है, अब आते हैं थायराइड ग्लैंड पे। देखो, जो थायराइड ग्लैंड है उसमें 2 लोब्स होते हैं, जो कि ट्रैकिया के दोनों साइड पे प्रेजेंट हुए होंगे। मानो ये ट्रैकिया है और इसके दोनों साइड पे ये प्रेजेंट है। ठीक है, अभी जो दोनों लोब्स होंगे ना, दे विल बी इंटरकनेक्टेड विद थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ये थिन है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, इसका नाम है इस्थमस। ठीक, ये छोटी छोटी बातें ही स्टेटमेंट में घुमाई जाती है, थिन का थिक कर देंगे है, ऐसे करके। तो तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, हम तो तैयार होके जाएंगे ना, अब चाहे जो हो जाए। द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स। अब इस थायराइड ग्लैंड में होता क्या क्या है? फॉलिकल्स होती हैं और स्ट्रोमल टिश्यूज होते हैं। जो थायराइड फॉलिकल होती हैं, इनमें फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, और ये फॉलिकुलर सेल्स जो है ये कैविटी को इंक्लोज करती हैं। ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं करती क्या है? अब ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ये 2 हार्मोन्स को सिंथेसाइज कर रही हैं। देखो, एक कर रही है T3, एक कर रही है T4। 4 यानी कि टेट्रा, 3 यानी कि ट्राई, तो ये नाम तो तुम्हें ऐसे ही याद हो जाएगा। प्लस तुम्हें याद रखना कि थायरॉक्सिन हम लोग T4 को बोलते हैं, T3 को नहीं। मैच द फॉलोइंग में या स्टेटमेंट में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो वहां के लिए ये यूजफुल हो जाएगा। अब जो आयोडीन होती है वो बहुत जरूरी होती है फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन थायराइड। ठीक, अगर गलती से भी इसकी डिफिशियंसी हो जाती है हमारे खाने में, हमारी डाइट में, तो यानी कि हाइपो, यानी कि कम हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाती है हमें। और इसकी वजह से क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड होती है वो बढ़ जाती है, इसको हम लोग ग्वाइटर बोलते हैं इस कंडीशन को। ठीक है, अब यही जो तुम्हारी हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन है, अगर ये मान लो प्रेगनेंसी के टाइम पे हो रही है, तो इसकी वजह से क्या होएगा, जो तुम्हारा बेबी है, जो वो ग्रोइंग बेबी है ना, उसमें स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, जिसको हम लोग क्रेटिनिज्म बोल रहे हैं। जो ग्रोथ हार्मोन की वजह से जो तुम्हारी कम हो रही थी, वहां पे हम लोग पिट्यूटरी डॉर्फिज्म बोल रहे थे। अब यहाँ पे जो ग्रोथ कम हो रही है इसको हम लोग क्रेटिनिज्म बोल रहे हैं। देखो, ये चीजें बहुत अच्छी हैं, तुम्हें याद रखनी चाहिए साथ में। ठीक है, इसकी वजह से जो तुम्हारी डिफेक्टिव डेवलपमेंट और मैचुरेशन ऑफ दी ग्रोइंग बॉडी हो जाएगा, बेबी हो जाएगा। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन भी हो जाएगा, उसका जो आईक्यू लेवल होएगा बच्चे वो कम हो जाएगा, एबनॉर्मल स्किन हो जाएगी, डीफ म्यूटिज्म हो जाएगा। ठीक, अब यही चीज अगर एडल्ट वुमेन में हो रही है, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म वाली कंडीशन है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी वो इरेगुलर हो जाएगी। ठीक, अगर बच्चे में मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे हो रही है तो क्या क्या हो सकता है, वो दे रखा है, और तुम्हारी जो एडल्ट वुमेन है उसमें हो जाता है तब क्या होता है, वो दे रखा है। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अब देखो, अगर थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जा रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, या मान लो जो थायराइड ग्लैंड्स के नोड्यूल्स हैं वो डेवलप हो जा रहे हैं, तो उस समय क्या होएगा, जो रेट होगी सिंथेसिस की
और सिक्रीशन की थायराइड ग्लैंड की वो एबनॉर्मल तरीके से बढ़ जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाएगी। अब ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम लोग हाइपर ही बोलेंगे। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो बॉडी की फिजियोलॉजी होगी वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी। ठीक, अब अगर हाइपरथायराइडिज्म का हम लोग एग्जाम्पल पूछे तो एक्सोथैलेमिक गॉइटर होता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो थायराइड ग्लैंड होता है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो बड़ा हो गया। आई बॉल्स का प्रोट्रूजन हो जाएगा। तुम अगर गूगल पे सर्च करोगे तो तुम्हें दिखेंगे लिटरली बड़ी बड़ी आंखें ये लटकी हुई। इंक्रीज्ड बीएमआर बढ़ जाएगा, वेट लॉस ज़्यादा हो जाएगा, और इसको हम लोग ग्रेव डिसीज भी बोलते हैं। और ये बहुत बार पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब तुमने ऊपर पढ़ा से तुम ये चीज़ समझ सकते हो कि जो थायराइड हॉर्मोन्स हैं वो बीएमआर के रेगुलेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ये बात आपको याद रखनी है। प्लस ये जो हॉर्मोन्स है ना, ये रेड ब्लड सेल्स की बनाने वाली प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, थायराइड हॉर्मोन्स कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट को बीएमआर में भी इनका है, और ये कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, फैट्स के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहा है ये हॉर्मोन। ठीक, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के जो मेंटेनेंस है वो भी इस थायराइड ग्लैंड से हुआ है। तो ये फंक्शंस और ये तुम्हें याद ही करने पड़ेंगे। रिलेट कर सकते हो कोई कोई फंक्शंस, लेकिन या तो तुम्हें खुद से ही करना है और तुम्हें रिवाइज करना है। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो फंक्शंस को जो है स्वाइप कर दोगे और फिर जो है मतलब एक दूसरे में मिक्स कर दोगे और एमसीक्यूज बात हो जाने लग जाएंगे, क्योंकि एक एक वर्ड ही तो होता है ना जो हमारे स्टेटमेंट वगैरह बना देता है। तो जाहिर सी बात है उसके लिए मोर एंड मोर रिविजन, एनसीईआरटी से रिविजन इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। थायराइड ग्लैंड ऑल्सो सिक्रीट्स अ प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन। अब देखो बच्चे, तो तुम्हारा टीसीटी है, ये प्रोटीन हार्मोन है, और अगर तुम्हें यही चीज़ याद नहीं है और तुम्हारी जो है स्टेटमेंट में से कोई और हार्मोन बता गया तो तुम वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेगी ना। टीसीटी क्या है, प्रोटीन हार्मोन है, कौन से क्रिएट कर रहा है, थायराइड ग्लैंड कर रही है, और ये कर क्या रहा है, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट कर रहा है। ठीक, अब आती है पैराथायरॉयड ग्लैंड। जो ये पैराथायरॉयड ग्लैंड है 4 होती है नंबर में। ठीक है, अब ये होती कैसी है, ये बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होती है, और एक एक जोड़ा जो है दोनों लोब से प्रेजेंट होता है। इसका डायग्राम भी एनसीईआरटी में दे रखा है। देखो ये चीज, ये आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड है, देखो जोड़े में प्रेजेंट है कि नहीं है। ये तुम्हारी डॉर्सल साइड दिखाई गई है पीछे वाली, तो यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक, अब देखो, द पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट्स अ पेप्टाइड हार्मोन, जिसको हम लोग पैराथायरॉयड हार्मोन बोल रहे हैं। द सिक्रीशन ऑफ पीटी इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ कैल्शियम आयंस। जो पैराथायरॉयड हार्मोन है, अब तुम्हें ये चीज याद रखना, देखो पैरा, तुम ऐसे पीटीएस लिख सकते हो तो ऐसे याद रखोगे थोड़ा सा पिताजी करके। ठीक, अब पिताजी थोड़ा उनका पारा हाई रहता है तो वहां से इंक्रीज कर रहा है कैल्शियम लेवल्स इन ब्लड। ये चीज तुम्हें याद करने में हो सकता है हेल्पफुल हो। PTG acts on bones and stimulates the process of bone reabsorption। देखो ये कैल्शियम लेवल को बढ़ा रही है, सेल में बढ़ा रही है। कैसे बढ़ा रही है, अभी बोन्स पे एक्ट करेगी और प्रोसेस ऑफ बोन रीअब्जॉर्प्शन को वो करेगी, यानी कि डिसोल्यूशन या फिर डीमोलेशन, मतलब यहाँ पे जो कैल्शियम होएगा वो तुम्हारे सेल्स में चल जाने लग जाएगा ऐसा करके। ठीक है, जो पीटीएच है वो कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब भी करवाएगा बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेशन। देखो इसका मेन मोटो क्या है कि इसको कैल्शियम बढ़ानी है, तो ये हर तरीके से कैल्शियम बढ़ाने की कोशिश करेगा। पहला, ये जो बोन का वो है वो वहां से कराएगा, बोन रिजॉर्प्शन है कि उसका डीमिनरलाइजेशन करा रहा है। दूसरा, जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं वहां से रीअब्जॉर्प्शन कराएगा कैल्शियम का। तीसरा, जो डाइजेस्टेड फूड होएगा ना वहां से जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होती है उसको बढ़ा देगा। 3 तरीके से तुम्हारा बढ़ाएगा ये। ठीक, अब देखो, इट इज दस क्लियर कि जो पीटीएच है वो तुम्हारा हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है। इसका मेन गोल क्या है, पिताजी का हाइप करना, इंक्रीज करना, इसको कैल्शियम लेवल्स को 3 तरीके से कर रहा है, वो तुम्हें ध्यान रखने हैं। ठीक, इट इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल्स, ब्लड में कैल्शियम लेवल ये बढ़ा रहा है। टीसीटी के साथ मिलके जो तुम्हारा ये पीटीएच है ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन कैल्शियम बैलेंस इन दी बॉडी। ठीक, अब देखो, अब आते हैं थाइमस पे। जो थाइमस ग्लैंड है ये लोबुलर स्ट्रक्चर होता है और लंग्स के बीच में प्रेजेंट होएगा, बिहाइंड द स्टर्नम ऑन वेंट्रल साइड ऑफ ओर्टा। मतलब तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे आगे के साइड में ये प्रेजेंट है लोबुलर स्ट्रक्चर, उसको हम लोग थाइमस बोल रहे हैं। अब ये जो थाइमस है ये आपके इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में बहुत बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। ये कौन सी पेप्टाइड हार्मोन को रिलीज कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है, थाइमोसिन। और ये जो थाइमोसिन है ये टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन में बहुत तगड़ा रोल प्ले करती है। ठीक, अब ये वाली चीज तुम्हारी 12th में दे रखी है। 2 ह्यूमिनिटी वहां पे दे रखी है, एक होती है तुम्हारी ह्यूमरल वाली और एक होती है सेल मीडिएटेड। जो सेल मीडिएटेड होती है ना उसमें तुम्हारी टी लिम्फोसाइट्स बहुत ज्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल
मतलब प्ले करती हैं, ये प्रोवाइड करती हैं उसको। तो वही चीज़ यहाँ पे दे रखी है कि टी लिम्फोसाइट्स विच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और इसके एडिशन में जो थाइमोसिन है प्रोमोट करती है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी। ये दोनों चीजें यहाँ पे बता दी हैं। अब एक स्टेटमेंट और बहुत अच्छा फैक्ट भी इसको बोल सकते हैं आप, जो थाइमस होता है वो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ओल्ड इंडिविजुअल्स में डीजेनरेट होने लगता है। इसी वजह से क्या होता है, जो तुम्हारे एडल्ट होते हैं वो उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट या फैक्ट आपको याद रखना है। थाइमस इज डीजेनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल्स रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिस। और इसके रिजल्ट में क्या होएगा, जो इम्यून रिस्पॉन्स होएगा ओल्ड पर्सन का वो वीक हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब आते हैं एड्रिनल ग्लैंड पे। Our body has one pair of adrenal glands, one above of each kidney। दो किडनी है, हाँ मैम है, किसी किसी की एक है या एक निकल गई, बेच ली, आईफोन ले लिया, जो कर लिया, पर नॉर्मली अगर आप जाएंगे तो दो किडनी है। ठीक है, तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड है वो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, तो जाहिर सी बात है किडनी पेयर में है तो ये भी पेयर में ही होंगी। अब इस ग्लैंड में दो टाइप की टिश्यूज होती हैं, एक होती है एड्रिनल मेडुला, एक होती है एड्रिनल कॉर्टेक्स। अगर तुमने कहीं भी थोड़ा सा पढ़ रखा है, जो कॉर्टेक्स होता है ना वो बाहरी एरिया को बोलते हैं। देखो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स हो गया और ये हो गया एड्रिनल मेडुला। अब अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब देखो दो पार्ट हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेडुला। तो अब ये तुम्हारी लाइन है, जो एडिसन्स डिसीज है, यहाँ पे रोल कौन प्ले कर रहा है, तुम्हारा कॉर्टेक्स प्ले कर रहा है। मेडुला अगर होगा तो गलत हो जाएगा, याद रखना है तुम्हें। अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स एल्टर्स कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से वीकनेस हो जाती है, एक्यूट फटीक, थकावट लगने लगती है, और ये तुम्हारा क्या है, एडिसन्स डिजीज है। एडिसन डिजीज की कंडीशन याद रखनी है, क्या हो रहा है यहाँ पे, कि कौन से मेटाबॉलिज्म अल्टर हो रहा है, और किसके प्रोडक्शन के, मतलब किसके हार्मोन्स के अंडर प्रोडक्शन, मतलब कम प्रोडक्शन से ये चीज हो रही है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स तुम्हारा आंसर है। ठीक है, अब देखो जो एड्रिनल, अब बात करेंगे मेडुला की। ये जो है ये दो हार्मोन्स को सिक्रीट कर रहे हैं, एक होता है एड्रेनलिन, एक होता है नॉर एड्रेनलिन। जो एड्रेनलिन है उसको एपाइनफ्राइन भी बोलते हैं, जो नॉर एड्रेनलिन है उसको नॉरपाइनफ्राइन भी बोलते हैं। अगर इनको हम साथ में मिला रहे तो कैटेकोल अमाइंस बोलते हैं। देखो जो मेडुला वाला है इसमें तुम कैटेकोल अमाइंस बोलोगे, जो तुम्हारा कॉर्टेक्स वाला है वहां पर तुम कॉर्टिकॉइड्स बोलोगे। ठीक है, अभी जो एड्रेनलिन है और नॉर एड्रेनलिन है ये रैपिडली सिक्रेट होते हैं अगर हम किसी जो है इमरजेंसी के टाइम पे जा रहे हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल जब तुम नीट का पेपर देने जाओगे या तुम बोर्ड्स का भी देने जाओगे ना, तो तुम्हें थोड़ी सी वो आएगी कि हड़बड़ाहट सी आएगी, और ये वाले हार्मोन्स तब तुम्हारे जो है रिलीज होते हैं। इसलिए इनको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन्स या हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट भी बोलते हैं। अब तुम इमेजिन करो कि तुम ऐसी कंडीशन में हो जहाँ पे तुम्हारा थोड़ा सा वो हाई हो रहा है, मतलब तुम थोड़ा सा डर रहे हो या इमरजेंसी में हो, होता है ना कि काइंड ऑफ स्ट्रेस हो रहा है तुम्हें, तो क्या होगा, देखो तुम्हारे बाल खड़े हो जाते हैं उसके हाथ के, तुम देखते हो, उसको बोलते हैं पाइलो इरेक्शन, रेजिंग ऑफ हेयर्स, स्वेटिंग होने लग जाती है किसी किसी के। ठीक है, तुम्हारी अलर्टनेस बढ़ जाती है कि अरे भगवान ये गलत ना हो जाए, अरे ये एमसी गलत, अरे ये इतना छूट जाए। तो ये इंक्रीज करता है अलर्टनेस को। प्यूपलरी डायलेशन, आंखें तुम्हारी और वो हो जाएंगी, तो वहां पे बोल रहे प्यूपलरी डायलेशन। ठीक है, अब ये चीज तुमने लेट करके पढ़ ली है, तुम ये चीज मेरे हिसाब से तो टिक करके आओगे सही से। बोथ द हार्मोन्स इंक्रीज द हार्ट बीट। अब ये दोनों ही हार्मोन्स जो है वो हार्ट बीट को इंक्रीज कर देते हैं। या तुम किसी भी इमरजेंसी में हो, तुम्हारा दिल बहुत तेज से धड़कने लग जाएगा, इसी वजह से तुम्हारा जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन है उसको और मजबूती मिलेगी और रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ जाती है। ये नॉर्मल इमेजिन करो सिचुएशन, अपने आप ही सारे कैरेक्टर तुम्हारे सामने आ जाएंगे। जो कैटेकोल अमाइंस है ये ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कराएंगे, रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। याद रखना है तुम्हें कि ग्लूकोज बढ़ रहा है ब्लड में। ठीक, इन एडिशन दे ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये ब्रेक डाउन कर रहे हैं ग्लाइकोजन का, बेटे ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा है तो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। ब्रेक डाउन किसकी हो रही है, ग्लाइकोजन की, और ब्रेक डाउन किसका हो रहा है, लिपिड्स का और प्रोटीन्स का। ठीक है, अब आते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स पे। देखो एक तुमने रेट पढ़ रखी है जीएफआर ना, तो पढ़ना तो एनसीईआरटी में जितने भी सीक्वेंस है, मेरे टीचर ने मुझसे यही कहा था कि बाहर से लेके अंदर की तरफ याद करना, क्योंकि बहुत सारे सीक्वेंस है और तुम अगर उससे सबको बाहर से लेके अंदर याद करोगे तो तुम्हें ये चीजें याद रह जाएंगी, वरना में भी तुम एक पॉइंट पे कंफ्यूज हो जाओ कि अरे ये बाहर था या ये अंदर था, वैसे करके। ठीक है, तो जीएफआर था और ये बाहर से अंदर की तरफ है, मतलब जो तुम्हारी जी वाली है ग्लोमेरुलेसा है, ये बाहर की है, जी फॉर ग्लोमेरुलेसा। ठीक है, एफ फॉर फैसिकुलेटा, और ये तुम्हारा आर फॉर रेटिकुलर, तुम्हारा ये बाहर है, मिडिल है और ये इनर है। ठीक है, अब पहले इधर देख लो, जो तुम्हारी ग्लोमेरुलेसा वाली है ये प्रोड्यूस करेगी मिनरल कॉर्टिकॉइड। ठीक है, इसे कहीं लिख लेना या तो
मिनरल कॉर्टिकॉइड। और आपकी बुक में मिनरल कॉर्टिकॉइड का जो एग्जाम्पल है वो एल्डोस्टेरोन दिया गया है, एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक, जो तुम्हारी ये फेसिकुलेटा वाली है, ये तुम्हारे इसमें ये क्या करती है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को करती है। और इसमें तुम्हारे में एग्जाम्पल दे रखा है कॉर्टिसोल को। ठीक, और तुम्हारी रेटिकुलरिस है ये वाली, ये तुम्हारे किसको कर रही है, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स को करती है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं अपनी थ्योरी। देखो, द एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट मैनी हार्मोन, जिसे हम लोग कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। वो कॉर्टिकॉइड्स जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं उसको हम लोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। ये वाले बच्चे, हमारी बॉडी में जो कॉर्टिसोल है, ये देखो, ये मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी ही रखनी पड़ेगी। कॉर्टिसोल जो है वो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। अब वो कॉर्टिकॉइड्स जो पानी का, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस रेगुलेट कर रहे हैं उसको हम लोग मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। और एल्डोस्टेरोन इसका एग्जांपल दे रखा है मेन वाला। ठीक, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेंगे, लाइपोलिसिस को करेंगे, प्रोटियोलिसिस को करेंगे। ठीक, एंड इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड ऑफ अमीनो एसिड। और ये जो अपटेक होता है, जो यूटिलाइजेशन होता है अमीनो एसिड का, उसको इनहिबिट कर देंगे। ठीक, इनहिबिट का मतलब होता है उसके पक्ष में नहीं है। ठीक, कॉर्टिसोल इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शन। अब तुम्हें ये याद ही रखना पड़ेगा कि जितने भी कॉर्टिसोल्स हैं इनका किस में रोल है, कि ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मेंटेन करने में भी इन्वॉल्व है, किडनी फंक्शन को भी उसमें करने में इन्वॉल्व है। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, पर्टिकुलरली अगर हम लोग कॉर्टिसोल की बात करें तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करते हैं। अगर तुम्हें इन्फ्लामेशन का पता हो तो वो जो स्वेलिंग होती है ना उसको बोलते हैं, तो ये वहां पे काम आ रहा है। कॉर्टिसोल जो है आरबीसी प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करा। और ये क्वेश्चन ना ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आरबीसी प्रोडक्शन में कौन, अभी एक और पीछे पढ़ रखा है हम लोगों ने, और एक ही तुम्हारा कॉर्टिसोल हो गया। अब जो एल्डोस्टेरोन होता है वो मेनली एक्ट करता है रीनल ट्यूब्यूल्स पे एंड स्टिमुलेट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ K+ एंड फॉस्फेट आयन। तो वो बच्चे इसी तुम्हारी लाइन में तुम्हारे रीनल ट्यूब्यूल से रखा। और पीछे हम लोगों ने एक चीज पढ़ रखी थी, वहां पे डिस्टल था। तो ये चीज थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हुए पढ़ना और याद करते हुए चलना। अपने आप जब पन्ने पलटोगे तो अरे हाँ यहाँ पे डॉर्सल था, अरे यहाँ पे रीनल था, तुम्हें याद रह जाएंगी चीजें और वहां पे एग्जाम में कंफ्यूज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो अपने आप इसे पलट पलट के देखो, याद करो, कंपेयर करके याद करो। ठीक, अब जो एल्डोस्टेरोन होते हैं वो हेल्प करते हैं इन द मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। वी नो ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर, ये चीज हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। जो स्मॉल अमाउंट्स होता है एंडोजेनिक स्टेरॉइड्स का, और ऑल्सो सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो एक्सियल हेयर के ग्रोथ में मतलब रोल प्ले कर रहे हैं, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। अब ये फंक्शंस ही और ये तुम्हें याद करनी पड़ेंगे। मेरे हिसाब से क्या करना, जैसे मान लो तुमने एक पेज उठाया और एक पेज में तुमने सारे फंक्शंस लिख लिए, सारे सारे ग्लैंड के, सॉरी सारे ग्लैंड के तुमने फंक्शंस एक पेज पे लिख लिए। अब वो ऐसे मत लिखना कि ये पेज इधर उधर, नहीं, कंपेयर करके कोशिश करना बड़ा हो और उसमें तुम्हारी सारी जो ग्लैंड है वो लाइन बाय लाइन बॉक्स करके आ जाए, और वहीं पे सारे ग्लैंड्स के तुम लोग फंक्शंस लिख लेना। जब एक पास लिख लोगे ना तुम्हें याद हो जाएगा कि ये चीज़ बढ़ा रही थी ये, या ये यहाँ पे काम आ रही थी, या कुछ में सिमिलरिटी जैसे कि आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, तो वो चीज़ तुम्हें वहां से कंपेयर करते हुए याद आ जाएगी। वो चार्ट तुम्हारा बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं पैंक्रियाज पे। देखो, जो पैंक्रियाज है कंपोजिट ग्लैंड है, यानी कि ये एक्सोक्राइन भी है और ये एंडोक्राइन भी है। इसको अगर हम ऐसा देखें, ये एक्सोक्राइन भी है, ये एंडोक्राइन भी है। ठीक, अब जो एक्सोक्राइन वाला पोर्शन है वो 98 से 99% तक होता है। जो एंडोक्राइन वाला पोर्शन है ये 1 से लेके 2% तक होता है। देखो थ्योरी में क्या दे रखा है, जो एंडोक्राइन पैंक्रियाज है उसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती है और ये 1 से 2 मिलियन होती है, नंबर आपको याद रखना है। और ये जो है 1 से 2% ही होता है पैंक्रियाटिक टिश्यू का। अब देखो आई एम सॉरी, जो आपकी ये आइलेट ऑफ लिंगरहैंस है, ये दो तरीके की वो प्रोड्यूस कर रही है, एक है अल्फा सेल्स और एक है बीटा सेल्स। जो अल्फा सेल्स हैं आपकी वो सिक्रिएट करेंगे ग्लूकागोन को, और जो बीटा सेल्स है वो सिक्रिएट करेंगे इंसुलिन को। जो ग्लूकागोन है वो पेप्टाइड हार्मोन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन मेंटेनिंग दी नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। कैसे, आगे बढ़ते हैं। जो ग्लूकागोन होता है, देखो ये तुम्हारा कर रहा है ग्लूकागोन को, और ये कहाँ एक्ट कर रही है, ये एक्ट कर रही है लीवर सेल्स पे। तो तुम्हारी बीटा सेल्स है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करेंगी, और वो तुम्हारी लीवर सेल्स और जो फैट वाली सेल्स होती हैं एडिपोसाइट्स दोनों पे करती है। तुम्हें याद रखनी है, चलो पढ़ते हैं। जो ग्लूकागोन है वो एक्ट कर रहा है ऑन द लीवर सेल्स, जिसको हम लोग हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, और ये क्या स्टिमुलेट कर रहा है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड ब्लड शक्कर, जिसको हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं।
अब देखो पिताजी हाइपर और कहाँ हो रहा है, अल्फा सिस्टम में, ये चीज भी याद रखनी है। इन एडिशन दीज हार्मोन स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस व्हिच आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू हाइपरग्लाइसेमिया। देखो इनका मेन पर्पस क्या है कि इन्हें ग्लूकोज बढ़ाना है, तो ये कैसे भी करके बढ़ाएंगी। अगर ग्लाइकोजन को तोड़ेंगी, ग्लाइकोजेनोलिसिस हो रही है, तो उससे तुम्हारा क्या बनेगा, ग्लूकोज ही बनेगा। ठीक। अब देखो इन एडिशन दीज हार्मोन स्टिमुलेट्स ग्लूकोन पढ़ चुके हैं, ग्लूकागन रिड्यूस द सेलुलर, अब ग्लूकोज बढ़ाना है इन्हें, तो ये कैसे भी करेंगे, एक तो उन्होंने ये कहा, दूसरा ये जो सेलुलर अपटेक होता है ग्लूकोज का, उसको भी कम कर देंगे ताकि हमारे पास रह जाए, उसका यूटिलाइजेशन जब दूसरी चीजें कम करेंगे तो सेल्स में रह जाएगा ना। इसलिए जो ग्लूकागन होता है वो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है, ये चीज याद रखनी है, और इससे तो बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं। इंसुलिन जो है वो पेप्टाइड हार्मोन है, अब ये मेजर रोल प्ले कर रहा है इन द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। वो तुम्हारा बढ़ा रहा था, जो इंसुलिन है वो तुम्हारा घटाएगा। इंसुलिन तुम्हारी हिपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स पे एक्ट करेगा और इनहेंस करेगा सेलुलर ग्लूकोज अपटेक। एंड देखो तुम्हारे ये वाला था ना, ये तुम्हारा रोक रहा था, रिड्यूस कर रहा था, और ये तुम्हारा जो इंसुलिन है वो इनहेंस कर रहा है, उसको, इसको जो है ग्लूकोज कम करना है। ठीक, उसको ग्लूकोज बढ़ाना था, अब उसको कम करना है ब्लड में, तो ये दूसरी चीज से बोलेगा कि तुम लो ग्लूकोज, वैसा करके। so, फॉर एग्जाम्पल हमें सेल में ब्लड में बढ़ाना है, अगर हमें बढ़ाना है तो हम अदर बॉडी या उसको बोल देंगे ऑर्गन वगैरह को कि तुम नहीं लो, तो हम रिड्यूस कर देंगे। लेकिन अगर हमें घटाना है, जैसे इंसुलिन को घटाना है, तो उससे बोलेगा कि लो तुम, तो इनहेंस कर रहा है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को और यूटिलाइजेशन को। As a result, there is a rapid movement of glucose from blood to hepatocytes and adipocytes, resulting in decreased blood glucose level. इसलिए ये हाइपोग्लाइसेमिक होता है। ठीक, जो इंसुलिन है ये अब देखो हमें कम करना है, तो फिर से ये क्या कर रहा है, ये ग्लाइकोजेनेसिस कर रहा है, वहां पे ग्लाइकोजन टूट रहा था, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, ग्लाइकोजेनोलिसिस बोल रहे थे। यहाँ पे ग्लाइकोजन बन रहा है तो उसको ग्लाइकोजेनेसिस बोल रहे हैं, शब्दों में डिफरेंस है। ठीक, द ग्लूकोज होमोस्टेसिस में, इसलिए जब अगर हम बात करें ग्लूकोज का जो लेवल है वो बैलेंस कैसे हो रहा है, तो वो दो लोग मिलकर कर रहे हैं, एक इंसुलिन एक ग्लूकागन। अगर तुम्हें याद हो तो पहले हम लोग ने जो डायबिटीज इंसिपिडस है वो पढ़ रखी थी, अब यहाँ पे हम लोग मिलाइटिस पढ़ रहे हैं। अगर ये हाइपरग्लाइसेमिया है वो लंबे टाइम तक रह गई, तो इससे एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर निकल के आता है, इसको हम लोग डायबिटीज मिलाइटिस बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उसका लॉस होता है यूरिन के थ्रू। ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड जैसे कि कीटोन बॉडीज, मतलब जब यूरिनेशन हो रहा होगा तो उससे में ग्लूकोज का लॉस ज्यादा हो जाएगा, और उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम लोग, डायबिटीज मिलाइटिस। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं इनको हम लोग इंसुलिन थेरेपी से ट्रीट करते हैं। अब आते हैं हमारे टेस्टिस और ओवरीज, इनको हमें 12th में और ब्रीफली पढ़ना है, बट यहाँ पे थोड़ा जो जितना दे रखा है उतना हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। देखो जो पेयर ऑफ टेस्टिस होती है इन मेल की कहाँ प्रेजेंट होती है, आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन, और ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाहर है क्यों। ठीक, ये तुम्हारे 12th में दे भी रखा है अच्छे से, टेम्परेचर से रिलेटेड चीजें होती हैं इसलिए ये बाहर होती है, मतलब जो गैमीट फॉर्मेशन में जो टेम्परेचर चाहिए होता है ये आउटसाइड द एब्डोमेन ही इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक, कहाँ प्रेजेंट है, स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट है। टेस्टिस परफॉर्म डुअल फंक्शन, मतलब ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स भी हैं एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड भी हैं। जो टेस्टिस है इसमें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, स्ट्रोमल या इंटरस्टिशियल टिश्यूज भी। जो लेडिक सेल्स होती हैं, इंटरस्टाइनल सेल्स होती हैं, ये प्रेजेंट होती है इंटरट्यूबुलर स्पेसेस में, और ये किन हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, एंड्रोजन्स में, उसमें मेनली टेस्टोस्टेरोन होता है। अच्छा अभी जब 12th में पढ़ोगे ना तो वहाँ पे डायग्राम्स वगैरह करके पढ़ोगे तो ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी, अभी बस एक रफ आइडिया है जो पढ़ लेते हैं, वहाँ डायग्राम के थ्रू अच्छे से और अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक, जो एंड्रोजन्स होते हैं वो रेगुलेट करेंगे डेवलपमेंट, मैचुरेशन, फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स, जैसे कि एपिडेमिस हो गया, वाइस्ट। अब इन सबका का डायग्राम होता तो ये सारे तुम्हें ऑर्गन्स भी समझ में आते हैं कैसे क्या, अगर डायग्राम ही है तो कैसे समझ पाओगे, बट अगर यू आर ड्रॉपर तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होएगा, तुम्हें वहाँ समझ में आ रहा होएगा। अब जितनी भी चीज़ें रिलेटेड होती हैं प्यूबर्टी, वो सब तुम यहाँ पे गिन डालो, मस्कुलर ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ फेशियल एक्सियल हेयर, एग्रेसिवनेस, लो पिच ऑफ वॉइस, ये सब तुम्हारा जो हार्मोन है वो स्टिमुलेट करा रहा है। जो एंड्रोजन है इसका और अच्छा रोल, मेजर रोल किसमें होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ये भी 12th में दे रखा है। एंड्रोजन जो है वो एक्ट करता है CNS पे। अब ये चीज थोड़ी सी ऐसी है कि तुम्हें ध्यान रखनी है, तुम्हें ऐसा ना हो कि कोई महान व्यक्ति PNS टिक करके आ जाए, है ना, और ये इन्फ्लुएंस कर रहा है मेल सेक्सुअल बिहेवियर को, इसको क्या बोलते हैं, लिबिडो बोलते हैं। ठीक, these hormones produce anabolic synthetic effect on protein and अब ये वाली लाइन हो गई तुम्हारी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लाइन 12th में दे नहीं रखी है, और ये लाइन चुपके से कहीं ना कहीं दे रखी है, और इसका अगर स्टेटमेंट आता है एनाबॉलिक की जगह कैटाबॉलिक हो जाता है, या प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट की जगह कोई तिकड़ा मोड़ा तो ये आंसर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये जो हार्मोन है वो एनाबॉलिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, और किस पे प्रोड्यूस कर रहा है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म पे कर रहा है। ठीक, अब अगर हम आते हैं ओवरी पे, फीमेल्स के पास पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट है, वी नो। कहाँ पे लोकेटेड है? ये एब्डोमेन में लोकेटेड है। ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन भी हैं जो ओवम प्रोड्यूस करती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, और ये स्टेरॉइड हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस कर रही है। नाम क्या है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। बेटा बहुत पढ़ रखा है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में ना कुछ पिल्स वगैरह में भी इन चीज़ों का वो कंपोजिशन बताई गई है। अब जो ओवरी है इसमें क्या क्या होता है? इसमें ओवरियन फॉलिकल्स होंगे, स्ट्रोमल टिश्यूज होंगे। द एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सीक्रेटली मेनली बाय द ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स। अच्छा, जब वहाँ पे ट्रांसफर मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ोगे ना, और पिक्चर क्लियर होगी। मैं टेस्टिस और ओवरीज में ही यही बोल रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें एकदम सिंक्रोनाइज्ड वे में दे रखी हैं, अच्छे से दे रखी है। तो लाइन बाय लाइन क्या कंपोजिशन है, कौन सी चीज़ कब बन रही है, सब रिलेट करके दे रखा है, तो वहाँ पे याद हो जाएगा। आफ्टर ओवुलेशन द रप्चर्ड फॉलिकल इज कन्वर्टेड टू अ स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं, और कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन जो है रिलीज करता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो एस्ट्रोजन्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं वाइड रेंजिंग एक्सेस के स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ हो गया, वही फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जितने हो गए, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स हो गया, जो फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं, जैसे कि हाई पिच ऑफ वॉइस, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो गया, ये सब चीज़ें ये इन्फ्लुएंस करता है। ठीक, ये फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को, वहाँ पे जो है एंड्रोजन जो था वो मेल सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट कर रहा था, यहाँ पे जो एस्ट्रोजन है वो फीमेल की सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट कर रहा है। ठीक, अभी जो प्रोजेस्टेरॉन है ये सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी, पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन, बी फॉर प्रेगनेंसी। Progesterone also acts on the mammary glands and stimulate the formation of alveoli, sac like structures हम लोग जो मिल्क को स्टोर करती है, और मिल्क सेक्शन। ये तो चीज, ये स्टेटमेंट देख लेना। प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरॉन कौन कौन से काम कहाँ कहाँ करे, कि तीनों का मेमोरी ग्लैंड में और ऐसे करके हाथ है मिल्क सिक्रीशन में, तो क्या क्या है वो चीज़ थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके याद करना। ठीक, आई होप यू हैव रिवाइज दिस मच, और याद करते चलो यार, और अच्छे से पढ़ा चलो। All the best from my side, and you're open for the suggestion in the comment box. Thank you so much for watching the video.